बात करेंगे बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम की। ठीक है, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम की। ये क्या है भाई? इसको हम बोलते हैं FMBAP। ठीक है। चर्चा में क्यों रहा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको जारी रखने की मंजूरी दी गई अभी हाल फिलहाल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लिख लेना, बाढ़ प्रबंधन सीमा क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य लिख लो। 2021 से 26 तक की अवधि के लिए बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी उपाय के महत्वपूर्ण पहलुओं को हल करना है। ठीक है, पहलू सर, पहलुओं को हल करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके लिए ना करीब 4100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 4100 करोड़ रुपया आवंटित है। इसके दो घटक हैं, प्रमुख घटक क्या क्या है इसके, वो लिख लो। इसके दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम पहला है, और दूसरा क्या है? दूसरा है नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र। ठीक है, इसको हम बोलेंगे FMP, इसको बोलेंगे RMBA। FMP, हाँ पी है ये। इसके दो प्रमुख घटक हैं, हमको याद रखना चाहिए। अब इसमें क्या किया जाएगा? FMP के तहत क्या किया जाएगा? बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत क्या होगा भाई? देखिए, बाढ़ नियंत्रण का काम होगा, कटाव रोधी काम किया जाएगा, मतलब कटाव को रोकने का प्रयास होगा, जल निकासी का मामला देखा जाएगा इसमें, जल निकासी, साथ ही साथ समुद्री कटाव रोधी। ठीक है, इन सब कार्यों, इन चारों कामों के लिए राज्य सरकारों को कितना दिया जाएगा? तो उसके लिए दिया जा रहा है टोटल 2940 करोड़ रुपया। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम घटक के 4 उप घटक हैं। ठीक है, याद रखना इसको। ओके, दूसरा क्या है? नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र। इसके तहत क्या होगा भाई? इसके तहत पहली बात तो मिला है 1160 करोड़ रुपया, और ये राज्यों को दिया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, 2940 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया है केंद्रीय सहायता के रूप में। 1160 करोड़ रुपया मिला नदी प्रबंधन सीमा क्षेत्र के लिए। इसमें क्या होगा? पड़ोसी देशों के साथ, इसमें लिख सकते हैं पड़ोसी देशों के साथ सटी नदियों की सीमा पर बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी काम, है ना, कटाव रोधी कार्य किए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीजों के बारे में हमको ये पता हो गया, इन दोनों प्रमुख घटकों में किन किन चीजों को शामिल किया गया, कितना कितना बजट आवंटित किया गया है। ठीक है ना, कि राज्यों को दिया गया है, अनुदान के रूप में दिया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? बाढ़ प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी, लेकिन केंद्र सरकार बाढ़ प्रबंधन में राज्य सरकारों के प्रयासों और आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवीन सामग्री या दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी, साथ ही साथ उनको प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। ठीक है ना, तो याद रखना है। पाकिस्तान में ये हो गया अपना। ठीक है, ये टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक है पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री बने हैं और राष्ट्रपति भी हुए हैं। इनके नाम क्या है भाई? ठीक है, इसमें देखिए, पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए दो पार्टियों ने गठबंधन किया है। गठबंधन किसका हुआ है? प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही गठबंधन हुआ होगा, सरकार चलाने के लिए। तो एक तो है ट्रिपल पी
जिसको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहा जाता है, और दूसरी कौन सी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। गठबंधन हुआ, इन दोनों के गठबंधन से सरकार बनाई गई है पाकिस्तान में। बात क्लियर हुई यहां तक? प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री जो है वो इस दल के हैं। नाम क्या है? नवाज शरीफ। ठीक है, सर तो जेल में थे। शहबाज शरीफ नाम है इनका। ठीक है, शहबाज, हाँ हाँ शहबाज शरीफ भाई, गलती हो गई। छोटा भाई है। हाँ, शहबाज शरीफ। अब देखिए प्रश्न पूछने का तरीका है कि पाकिस्तान में गठबंधन वाली सरकार है ना, कि मुखिया शहबाज शरीफ बने, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। गलत हो जाएगा, जी ना। क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से संबंधित हैं। ओके, ये सर। अब इस पार्टी से, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से कौन क्या बने हैं? तो इस पार्टी से बने हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का नाम क्या है इनके? उनका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब बने भाई। ठीक है, दो पार्टियों का गठबंधन हुआ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दोनों का गठबंधन हुआ। पीएमएल एन से बने हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और राष्ट्रपति बने ट्रिपल पी से, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से, नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। राजधानी पता है आपको, इस्लामाबाद है। मुद्रा यहाँ की है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान की संसद का नाम लिख लो, उसका नाम क्या है? मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा। इसमें दो सदन है। ठीक है, दो सदन है, एक दो सदन है हमारे यहाँ जैसे क्या होंगे। लिखे? सूरत। शूरा 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 शूरा। ठीक है, याद रखना, इसके दो सदन है। यहाँ का जो निचला सदन है ना, निचला सदन, निचले सदन को हम बोलते हैं कौमी लोकसभा। असेंबली। कौमी असेंबली, इसको नेशनल असेंबली भी बोलते हैं। और ये कौन सा सदन है? तो ये निचला सदन है भाई। ऊपरी सदन, उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन का नाम है आईवान ए बाला। आईवान ए बाला, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सीनेट। ये क्या है? उच्च सदन है। ठीक है, इतना हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? कोई डाउट किसी को? नाम है शशि थरूर। सर इनका तो लड़की में नाम आता है। शशि थरूर चर्चा में क्यों रहे? तो चर्चा में रहे भैया क्योंकि इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना, इनको मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लोकसभा सांसद भी हैं। फ्रांसीसी दूतावास में इनको दिया गया है। फ्रांसीसी दूतावास दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए। और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? इसका नाम क्या है भाई? नाम है द लीजन ऑफ ऑनर। ये नाम है, इस नाम से इनको मतलब नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? सम्मान तो अभी दिया गया है, लेकिन इसकी घोषणा हुई थी, आप लिखना चाहें तो अगस्त 2022 में घोषणा की गई थी। ठीक है, तो दो साल से इसी नाम। इनको भैया ना सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी, इसलिए इनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है ना। ध्यान रखना। औपचारिक नाम क्या है इसका? लिख लीजिएगा, शेवेलियर, शेवेलियर डे ला, ठीक है, लीजियन डी होनूर, है ना। ये वाला इसका औपचारिक नाम ये है, शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर। ओके, इसका नाम है होनूर। फ्रांस भी इसी में जोड़ दो, फ्रांस, होनूर फ्रांस। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस नागरिक सम्मान की शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई थी 1802 में। 1802 में शुरुआत हुई। किसके द्वारा की गई? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन है भाई?
नेपोलियन बोनापार्ट कौन है? फ्रांसीसी क्रांति का जनक है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का हंता भी है, दोनों चीज, ठीक है ना। यही क्रांति पुत्र अंत में क्रांति हंता भी बनता है, ठीक है। यह सम्मान किसी भी देश के नागरिक को दिया जाता है, याद रखना, यह सम्मान किसी भी देश के नागरिक को दिया जा सकता है। एक चीज और याद रखना, यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है दुर्गा चरण रक्षित। पहला सम्मान इन्हीं को मिला था, भारत के थे, ठीक है ना। अब इन्हें कब दिया गया था? 1896 में, 1896 में दिया गया था पहला पुरस्कार किसी भारतीय को मिला था, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में। किसको मिला था? दुर्गाचरण रक्षित को मिला था। अभ्यास हुआ है, एक सैन्य अभ्यास हुआ है, अभी फरवरी में हुआ था, और नाम है इसका शांति प्रयास, शांति प्रयास 4 नाम है इसका, याद रखना। किसके किसके बीच हुआ? देखो पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आयोजन इसका लिख सकते हैं हम नेपाल में, ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में किया गया। कब से कब तक के बीच में हुआ है? तो ये भी लिखना चाहो तो 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक हुआ है। 20 फरवरी से 4 मार्च के बीच में हुआ इसका आयोजन, ठीक है ना। कौन कौन सी सेनाएं शामिल रहीं, उससे पहले हम देखेंगे इसकी मेजबानी किसने की है। तो मेजबान कौन है इसके? जाहिर सी बात है, नेपाल में हो रहा तो मेजबान नेपाल ही होगा ना। तो लिख लीजिएगा, मेजबान है नेपाली सेना के साथ साथ अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड, ये दोनों इसके क्या हैं? मेजबान हैं। उद्देश्य देखिए सबका वही रहता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, शांति रक्षा क्षमता को बढ़ावा देना, सेनाओं के बीच में आपसी तालमेल, शांति रक्षा कौशल को बढ़ाने में मदद करना, है ना। इसकी शुरुआत, इसका आयोजन, पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार इसका आयोजन हुआ था सन 2000 में, सन 2000 ईस्वी में, ठीक है, पहली बार हुआ था। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? भागीदार देश, क्या लगता है कौन कौन आ सकता है इसमें? पाकिस्तान हो सकता है क्या? नहीं, भारत हो सकती है। देखिए भारत है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है भाई, ठीक है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है इसमें, थाईलैंड भी है। ऐसे करीब 19 देश इसमें शामिल हैं। टोटल आप लिख सकते हैं 19 देश इसमें शामिल हैं। इनकी करीब 1150 से ज्यादा सेनाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। ये बात हमको याद रखनी है। नेपाल के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के पुष्प कमल दहल। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई। प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और राष्ट्रपति हैं श्री रामचंद्र पौडेल, है ना। टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मेदाराम जतरा। मेदाराम जतरा महोत्सव है, इसको जथरा भी बोलते हैं, जतरा भी कहते हैं, ठीक है, महोत्सव है। और याद रखना तेलंगाना में मनाया जाता है। हाँ, तो इसके बारे में लिख भी सकते हैं, सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है, ठीक है, सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। 21 से 24 फरवरी के बीच में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया है। इतना हमको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, मेदरम जतरा का दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? समक्का और सरलम्मा, सरलम्मा जतरा, समक्का सरलम्मा जतरा भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये एक आदिवासी त्योहार है, याद रखना है, जो एक अन्यायी कानून के खिलाफ एक मां और बेटी की लड़ाई का प्रतीक है, ठीक है। अन्यायी कानून लिख सकते हैं, कानून के खिलाफ मां बेटी की लड़ाई का प्रतीक है, ये लड़ाई का प्रतीक है। मां बेटी कौन कौन है इसमें? मां का नाम है सम्मक्का, ठीक है, और बेटी का नाम है
सरलम्मा। ठीक है भाई, याद रखना। इसका आयोजन कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जनजाति का नाम लिख सकते हैं, जनजाति का नाम है कोया। कोया जनजाति के लोगों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? कोया जनजाति। ठीक है, देखो साल 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है, 2 वर्षीय है, 2 वर्षीय है। और कब मनाया जाता है? माघ के महीना में। माघ महीना मतलब फरवरी में भाई। माघ पूस फागुन समझते हो ना सब लोग? नहीं सर, पूरा नहीं, थोड़ा सा। माघ में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा को, ये भी याद रखना। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें? जो लोग होते हैं ना वो अपने वजन के बराबर देवी देवताओं को क्या करते हैं? बांगरम या सोना या फिर बोले तो गुड़ चढ़ाते हैं। ठीक है, अपने वजन के बराबर। ध्यान रखना, क्या करते हैं भाई? अपने वजन के बराबर बांगरम या सोना या गुड़ चढ़ाया जाता है। ठीक है, यह भी याद रखना कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जमपन्ना वागु में स्नान करते हैं। स्नान कहाँ करते हैं भाई? गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक है। क्या नाम उसका? जमपन्ना वागु। इस महोत्सव को 1996 में राज्य महोत्सव घोषित किया गया, राज्य महोत्सव घोषित किया गया। इसमें याद रखना है कि कुंभ मेला, कुंभ मेले का जो आयोजन होता है ना, कुंभ मेला के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। लिख लो तो, कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये क्या भाई? ठीक है, ये इसरो द्वारा बनाया गया है, इसरो द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा, लिख लो, सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है ना? ठीक है, क्रायोजेनिक, सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है ये। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ये गैस जनरेटर, गैस जनरेटर साइकिल के साथ भारत का पहला इंजन है, भारत का पहला इंजन है। ये याद रखना है। और क्या याद रखना चाहिए? इसको ना गगनयान मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए क्या मिल गया भाई? सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है, ओके। एक चीज और याद रखना, इसका प्रयोग चंद्रयान-3 के लिए किया गया था। चंद्रयान-3 के लिए इसी इंजन का प्रयोग, इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखना, अब इसमें हमने बात किया है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक तकनीक का क्या मतलब होता है? तो क्रायोजेनिक तकनीक में याद रखना है, तरल हाइड्रोजन को ईंधन, लिख सकते हैं ऐसे, क्रायोजेनिक तकनीक पहले लिख लो, तकनीक। इसमें क्या होता है? तरल हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन को ईंधन तथा तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक भाई, करेंगे। हाइड्रोजन गैस के लिए अलग से फिर बात करेंगे। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर की कितनी जरूरत पड़ती है? तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए जरूरत पड़ती है -253 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए -183 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सामान्य रूप से देखा जाए तो जो हाइड्रोजन गैस होती है -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ऑक्सीजन गैस -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल अवस्था में बदल जाती है। ठीक है ना, बात समझे? याद रखना कि मुद्रा बाजार में अल्पकालिक अंतर बैंक लेन देन जिसकी परिपक्वता अवधि 1 दिन की होती है उसे कहते हैं कॉल मनी।
इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो बैंक होते हैं ना, वो CRR को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से उधार ले लेते हैं। इस कॉल मनी में क्या क्या होता है, नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने के लिए बैंक क्या करते भाई, एक उधार ले लेते हैं। किससे लेते हैं, एक दूसरे से ही ले लेते हैं, एक दूसरे से उधार ले लेते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब देखिए ये जो इन्होंने उधार लिया है, इस पर जो इन बैंक, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद बैंक और पीएनबी है, तो पीएनबी ने या तो इलाहाबाद से लिया या फिर इलाहाबाद ने पीएनबी से लिया है। अगर मान लीजिए इलाहाबाद बैंक ने पीएनबी से लिया है उधार एक दिन के लिए अल्पकालिक के रूप में, तो जो भी उस उधार लिए गए धन पर जो भी ब्याज इलाहाबाद बैंक के द्वारा पीएनबी को लौटाया जाएगा, वो क्या होगा, कॉल मनी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बात समझे। देख लीजिए, इसका प्रयोग किसी क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। इस संक्रमण सिद्धांत, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के तहत क्या काम किया जाता है कि ग्रामीण समाज हो या खेतिहर समाज हो, वो शहरी समाज या औद्योगिक समाज में परिवर्तित होकर उच्च जन्म उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है। उसी अवस्था को हम बोलते हैं जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। जो सिद्धांत इस चीज का वर्णन करता है वो कहलाता है जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। बात क्लियर हुई जी। ध्यान रखना थोड़ा सा। एल्बिडो क्या है, एल्बिडो कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। एल्बिडो सर नीनो जो एल्बिडो वही वाला सर। नहीं, मैं बताऊं, हिमालय पे सबसे ज्यादा एल्बिडो पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, हिमालय, लिख लो, मतलब बर्फ क्षेत्र। लिखो, सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, कम से कम एक इसका मान होता है। याद रखना, विभिन्न सतह पर भिन्न भिन्न होता है, सतह पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये विभिन्न सतहों पर भिन्न भिन्न होगी, और सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाएगी, तो सबसे ज्यादा होगी बर्फ पे। सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी, तो बर्फ पर पाई जाती है। और बर्फ भी याद रखना, कई बार ऐसा भी होता है, आपको याद रखना है, इसका मान जब अधिक हो जाए, उसका कहने का मतलब होता है कि सतह से सौर विकिरण का परावर्तन सबसे अधिक हो रहा होगा। मतलब जब यह कहा जाए कि एल्बिडो का मान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक एल्बिडो का मान का मतलब है, एल्बिडो का मान सबसे अधिक कहां होगा भाई, बर्फ में होगा। तो बर्फ में होगा मतलब क्यों, क्योंकि बर्फ एक ऐसी सतह का निर्माण करता है जो सूर्य की रोशनी को सबसे अधिक मात्रा में परावर्तित कर देता है, बिना रोके टोके। ठीक है, अब अगर मान कम है तो इसका मतलब है परावर्तन कम हो रहा है, मिट्टी की सतह पर कम परावर्तन होगा। बात समझ गया ना। चलिए, एक शब्द है एस्कर। एस्कर क्या है भाई, लिख लीजिएगा इसको। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से, ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से या किनारों से या बर्फ के छिद्रों से नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ये क्या करता है अपना, ये जलधारा अपने साथ बड़े बड़े गोलाश्म और चट्टानी मलबा बहाकर लाती है, जो हिमनद के नीचे बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि से है, जबकि तिरछी
तिरछी मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में वस्तुओं के एक छोटे समूह की कीमतों में वृद्धि की स्थिति होती है। नॉर्मल सा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में पाई जाने वाली मुद्रास्फीति की जो विषमता है वो तिरछी मुद्रास्फीति कहलाती है भाई। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्रास्फीति देखने को मिले। रोजगार के मामला में अलग है, आलू प्याज टमाटर के मामला में अलग है, फल फ्रूट के मामले में अलग है, मेवा के मामले में अलग होगा, चीनी दाल नून तेल हल्दी मिर्चा के लिए अलग होगा, आटा चावल दाल के लिए अलग मुद्रास्फीति देखने को मिले। तो ये क्या है, सब में अलग अलग तरीके की मुद्रास्फीति देखी जा रही है। तो क्या हो गया, यही हो गई तिरछी मुद्रास्फीति। बात समझे? ठीक है सर अब रहने दीजिए। अंतरराष्ट्रीय विनिमय का एक ऐसा सिद्धांत जिसका उद्देश्य दो मुद्राओं की विनिमय दरों में किए जाने वाले आवश्यक समायोजन को निर्धारित करना है ताकि आवश्यक समायोजन को निर्धारित करना है ताकि उन्हें एक दूसरे की क्रय शक्ति के बराबर बनाया जा सके। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी भी देश, जो भी देश, जिस देश की बात करेंगे, उस देश के मुद्रा की वैल्यू में गिरावट आती है ना, उसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं, है ना, यही तो बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति कर एक ऐसा कर है जिसका भुगतान करने के लिए कोई बाध्य नहीं होता है। ठीक है ना, बोले तो ये कोई कानूनी कर नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब नकदी जो रखे रहेंगे उनको घाटा होने लगता है। लिख लीजिए चाहे तो इसको। सरकार को दिया जाने वाला ऐसा कोई कानूनी कर तो नहीं है सरकार को दिया जाने वाला ऐसा कोई कानूनी कर तो नहीं है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के समय नकदी रखने पर है ना, बात समझ में आई? नकदी के वैल्यू में जो कमी आ जाएगी, जिस दर से कमी आएगी वो हो जाएगी मुद्रास्फीति कर। अभी तक हमने क्या देखा था भैया? ब्याज दर देखा था, है ना, बैंक रेट देखा था। आज हमने मुद्रास्फीति रेट भी देख लिया। बात समझे? अब ये मत कर, बात समझ गए ना? चलिए सर इसके अनुसार कमजोर या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं उच्च प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं और इस तरह से सभी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय के मामले में समानता आ जाती है, समानता आ सकती है। ठीक है, लिखिएगा, यह सिद्धांत घटते सीमांत रिटर्न पर आधारित है। रिटर्न के नियम पर आधारित है। ठीक है, हो गया, लिखिएगा।
इसके अनुसार समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधी प्रजातियां लंबे समय तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। ठीक है, यह सिद्धांत रूस के परिस्थिति विज्ञानी परिस्थिति बोले हाँ G.F. गॉज द्वारा दिया गया। हो गया, के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पॉजिट्रोनियन के बारे में। पॉजिट्रोनियन क्या होता है ये, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है, और पॉजिट्रॉन भी होता है, ये दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, अगर देखा जाए तो पॉजिट्रोनियन जो है ना वो एक मौलिक परमाणु होता है, इसकी जो जीवन अवधि होती है बहुत कम होती है, ये भी याद रखने की जरूरत है। अगर याद रखें तो ये भी याद रख सकते हैं कि जो इसकी जीवन अवधि है वो करीब 142 नैनो सेकंड तक की होती है, मतलब 142 नैनो सेकंड में ये समाप्त भी हो जाता है। ठीक है ना, इसका द्रव्यमान लिख लेना। द्रव्यमान कितना होता है इसका, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 2 गुना, होता है। ठीक है, और लिख लीजिएगा यह शुद्ध लेप्टोनिक परमाणु भी होता है। अभी लेप्टोनिक क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेप्टोनिक आप लोग लिख सकते हैं प्राथमिक अर्धपूर्णांक स्पिन कण, एक प्राथमिक अर्ध पूर्णांक स्पिन कण होता है। ठीक है, जो क्या करता है, लिख लीजिएगा, जो मजबूत अंतःक्रिया में शामिल नहीं होता है। ठीक है, पॉजिट्रोनियन जो है ना वो चर्चा में रहने का मूल कारण यही था, वो चर्चा में इसीलिए रहा था क्योंकि यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की टीम थी, उसने पहली बार पॉजिट्रोनियन की लेजर कूलिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। ठीक है, अब उसके माध्यम से भाई बहुत सारे काम हो सकते हैं। अभी हमने इसके बारे में इतना सब कुछ बताया कि ये क्या होता है ना, और इसमें जो क्या बोलते हैं कि एंटीमैटर पदार्थों के बीच तुल्यता सिद्धांत के परीक्षण में और प्रगति की संभावनाओं को भी ये तैयार करता है। ठीक है, हमें कम से कम ये भी पता रहना चाहिए कि ये जो आपका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, हिंदी में क्या नाम बताया था इसका, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, इसका और भारत का क्या संबंध है ये भी पता होना चाहिए हमको, है ना। तो एक काम करिए, इसी से संबंधित ये टॉपिक है तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, ऐसे करके आप लिख कर, अरे पेज में लिख लीजिए, भारत और CERN, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका है, और वैसे पूरा नाम क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है ना, बात समझे, हिंदी में बोल देंगे तो यूरोपीय, लिख यूरोपीय
परमाणु अनुसंधान संगठन, इसका पूरा। भारत 2016 में इसका सदस्य बना है। ठीक है, भारत कब बना? 2016 में सहयोगी सदस्य बना है। किसका सहयोगी सदस्य? सर्न का, है ना, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन का सहयोगी सदस्य बना भारत 2016 में। ठीक है, और जब ये इसका सहयोगी सदस्य बना उसी समय से भारत का जुड़ाव किससे हुआ? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। तो भारत 2016 में क्या बना है? सहयोगी सदस्य बना। ठीक है, सहयोगी सदस्य बना है भारत 2016 में। 2016 में सहयोगी सदस्य बनने के साथ ही क्या हो गया? भारत को क्या मिल गया? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के निर्माण में सक्रिय भागीदारी भी मिल गई, है ना। 2016 में भारत को सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल तो किया गया था, लेकिन 2004 में भारत एक पर्यवेक्षी के रूप में शामिल था, या फिर बोले पर्यवेक्षक सर यह है क्या? शामिल है। बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, बात करेंगे। चर्चा में रहा है, कई बार चर्चा में रहा है, वो हमको ध्यान रखना है कितनी बार चर्चा में रहा, क्यों रहा है, किस लिए फेमस है, ये सब चीजें हम पहले भी बता चुके हैं आपको काजीरंगा के बारे में। बस अभी इतना याद रखना है, इसमें एक जानवरों के लिए एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दी गई है। कहाँ पे दी गई है? तो ये भैया दी गई है काजीरंगा में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, लिख लीजिए। काजीरंगा में एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी मिली है। ओके, इतना ध्यान रखना है। अब ये कहां पे बनेगा? तो भारी बाढ़ के दौरान उपयोग किए जाने वाले जो 9 गलियारे हैं उन पर बनेगी एक ऊंची सी सड़क, उसी पे बनाना है। कौन ने मंजूरी दी है? मंजूरी देने वाली जो संस्था है उसका नाम है NBWL। NBWL का मतलब क्या है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। बात समझे? इस संस्था के द्वारा मंजूरी मिली है, इसके द्वारा मंजूरी दी गई है ये रोड बनाने की, ये आपको याद रखना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो इस NBWL संस्था ने आसाम में 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। ओके, और उस 5 परियोजना में से एक परियोजना आपकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की बात है वो उसमें शामिल है। इसके अलावा गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की बात है, एक है दीपोर बील में एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर की। तो आसाम में 5 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा। तो इसमें से आपको एक तो पता हो गया कि काजीरंगा में एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। दूसरा परियोजना क्या है? गुवाहाटी रिंग रोड। और तीसरा क्या भाई? दीपोर बील। दीपोर बील लगभग चर्चा में ही रहता है और कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो हमको दीपोर बील के बारे में पता रहना चाहिए। यहां पर भी क्या बन रहा भाई? रेलवे कॉरिडोर बन रहा है ना, ध्यान रखना इसका, मंजूरी मिली है, ये बात याद रखनी है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा आसाम में 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। उसमें से 2 तो कॉरिडोर हैं, एक आपका काजीरंगा में है, दूसरा आपका दीपोर बील में है, रेलवे परियोजना है, रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर है, और एक गुवाहाटी रिंग रोड की बात है। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना है। और याद रखना ये भी है कि दीपोर बील में जो रेलवे गलियारे की बात हुई है वो वहां पे 2 ऊंचे रेलवे गलियारे बनाए जाने की बात की गई है। ठीक है,
तो हमें याद रखना। दीपोर बिल के बारे में बात करें तो लिखना चाहे तो दीपोर बिल के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं हम लोग। क्या है दीपोर बिल? एक आर्द्र भूमि, लिख लीजिए दीपोर बिल के बारे में, आसाम में है भैया, याद रखना है, लिख लीजिए। आर्द्र भूमि और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, एक रामसर स्थल है। रामसर स्थल है ये। सर रिपीट कर दीजिए। एक आर्द्र भूमि, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, रामसर स्थल है। ओके, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या काम होने वाले देखो, ये जो परियोजनाएं हैं, इसमें पहली बात तो ये जो परियोजनाएं हैं, इसमें काजीरंगा के मुख्य क्षेत्र की उत्तरी सीमा से सटा हुआ जो राजमार्ग है, उसके साथ 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा और लागत आएगी 6,000 करोड़ रुपया। जो काजीरंगा के साथ बनने वाला है ना, वो 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर का है लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर रोड, सड़क। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें असम सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को जो ब्लूप्रिंट सौंपा गया है, उसमें बात हुई है कि 4 लेन का एलिवेटेड रोड होना चाहिए, उसमें 2 सुरंग रहेगी। जो रोड एलिवेटेड रोड है ना, उसमें 2 सुरंग रहेगी। अब ये सुरंगों की लंबाई आप लिख सकते हैं भले, काजीरंगा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर, इसकी बात कर लें तो इसमें क्या है, 2 सुरंग रहेगी। इनकी लंबाई कितनी होगी? एक की लंबाई होगी 1.5 किलोमीटर और दूसरा होगा 600 मीटर, ठीक ना? ये आपको पता होना चाहिए। लागत आएगी करीब 6,000 करोड़ रुपए। आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। समस्या क्या थी, क्यों ऐसा किया गया है? जब भी ऐसा कोई काम किया जाता है तो उसमें एक समस्या सबसे बड़ी आती है, कहीं ना कहीं मानव और जीव का संघर्ष होता है, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा भी होता है उनके वन का या आवास का विनाश भी होता है। ये समस्याएं नॉर्मल हैं। अब इसमें जो समस्या है, जैसे मान लीजिए अब रेलवे लाइन गुजरी हुई है, तो रेलवे लाइन गुजरी भाई, रेलवे ट्रेन चलने के लिए, तो ट्रेन क्या करेगी, हाई स्पीड में भागेगी। अब ट्रेन जब भागेगी ना, उससे क्या होगा, जो भी जानवर उस रेलवे लाइन पे पहुंचेगा वो मरेगा, है ना, एक्सीडेंट होगा ना भाई उसका। तो ऐसा कई बार हुआ भी है कि ट्रेन से टकराकर हाथियों की मृत्यु हुई है, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, और जो हाथी हैं या जो जानवर हैं वो उस पार चले जाते हैं। अब जब पार जाएंगे तो कुछ ना कुछ कारण तो बनेगा। एक ये समस्या है कि ट्रेन वहां से गुजरती है तो जानवरों के मरने की आशंका बढ़ जाती है, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ था कि ट्रेन जा रही थी, हाथी टकरा गई, मर गई थी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी एक चीज और याद रखना इसी में, कि आसाम के लिए जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, उसने जो 2 और परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जैसे एक तो मंजूरी आपको कौन सी है, काजीरंगा वाला है कॉरिडोर का, एलिवेटेड वाला। दूसरा आपका है दीपोर बिल का रेलवे वाला जो आपका कॉरिडोर है, एलिवेटेड कॉरिडोर है। और एक कौन सा है, गुवाहाटी में है। हाँ, तो गुवाहाटी में है। ये तो 3 हो गए, रिंग रोड वाला मामला है। लेकिन इसमें एक है भारत भूटान सीमा पर आसाम माला परियोजना सड़क। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, आसाम क्या बोले थे, आसाम माला, हाँ, माला परियोजना सड़क।
अब ये आपसे पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है, किन किन देशों के या किस राज्य में है, इसके तहत क्या क्या होने वाला है। तो हमको याद रखना चाहिए इसके तहत क्या किया जाएगा कि भारत भूटान सीमा पर, भारत भूटान सीमा पर क्या बनाया जाएगा भाई, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण से संबंधित मामला है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। थोड़ा सा हम सब बात कर लें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, NBWL क्योंकि चर्चा में रहा है तो इस पे भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड पे प्रश्न आया हुआ है। ये क्या है भाई, कैसा निकाय है, तो भैया वैधानिक निकाय है, लिख लो वैधानिक निकाय है ये पहली चीज। 2002 में इसको क्या किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा, लिख लो तो 2002 में स्थापित हुआ है, ठीक है। किसके तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम कौन सा है, 1972 है ना, की धारा 5A के तहत स्थापित किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। इसने ना पहले से ये बोर्ड था हमारे पास, लेकिन उसका नाम कुछ और था, उसका नाम था भारतीय वन्य जीव बोर्ड। 1952 में बना था भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इसकी जगह पर स्थापित किया गया, ठीक है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की जगह पर स्थापित किया गया इसको। अध्यक्ष कौन होता है इस बोर्ड का, इस बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, आपको याद रखना चाहिए प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और भारत में सभी वन्य जीवों से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है NBWL। यहां तक कोई दिक्कत है अध्यक्ष तक किसी को? नो सर। नो सर। तो आपको याद रखना है भारत में सभी वन्य जीवों से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। ये क्या करता है, ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित सभी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। किसको किसको प्रदान करेगा, राष्ट्रीय उद्यान को, वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित जितने भी परियोजनाएं होंगी उन सबको मंजूरी प्रदान करने का काम किसका है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का है, ठीक है। एक चीज और, एक तरीके से सलाहकारी निकाय भी है। किस मामले में सलाहकारी है भाई, सलाहकारी का मामला क्या है इसका, लिख सकते हैं वन्य जीव और वनों के संरक्षण तथा विकास के लिए, लिख लो वन्य जीव तथा वनों के संरक्षण और विकास के लिए नीति बनाने पर केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है। इस मामले में सलाहकारी निकाय है। हो गया, बहुत कुछ बता रखे हैं आप लोगों को। आसाम में स्थित है, गोलाघाट और नगांव के क्षेत्र में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके उत्तर में बहती है और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पर्वत है इसके, दक्षिण में कार्बी आंगलोंग है, उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी है इसके। 1905 में अभयारण्य जो था ये आरक्षित वन के रूप में स्थापित हुआ था। 74 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 85 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आ गया। ये सब चीजें हम पहले करवा चुके हैं, ठीक है, आप लोगों को लिखवा चुके हैं। 2007 में राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व फिर घोषित किया गया। मतलब ये साल हमको याद रखने पड़ेंगे, 1905 आरक्षित वन, 74 राष्ट्रीय उद्यान, 85 यूनेस्को, 2007 टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में शामिल है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में 2 हॉटस्पॉट हैं, एक है आपका पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय। अगर आपसे कोई बोले कि नहीं 4 हैं, तो आप बोलेंगे भैया नहीं 4 नहीं 2 ही हैं।
जो और हैं उनको जोड़ के जो लोग 4 बताते हैं, उसमें जैसे एक आपका अंडमान निकोबार को भी जोड़ा जाता है। तो अंडमान को जो जोड़ते हैं ना, वो अराकान योमा का विस्तार मात्र है, इसलिए उसको अलग करके रख देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि पूर्वी हिमालय का ही भाग है अराकान योमा वाला एरिया, जिसका विस्तार आप अंडमान निकोबार को देखते हैं, तो वो 2 ही माने जाते हैं भारत में। ठीक है, 2 से ज्यादा हॉट स्पॉट नहीं है भारत में। ओके, ये बात याद रखना है। इसमें कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो ये सब हमको पहले से पता है। ओके, इस 130 सर रखिए। क्या है ये? पहली बात तो याद रखना, आयुसीएन के गंभीर रूप से लुप्त प्राय, गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। इसके बारे में ये इतना याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है इसके बारे में। अभी चर्चा में जैसे बताया जा रहा है कि चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसकी भोजन की आदतों के बारे में जानकारी मिली, तो भोजन की आदत क्या है ना, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस इतना याद रखना है। एक चीज और याद रख सकते हैं हम लोग, इन जो इनकी खोज हुई है ना, ये जो अभी खोज हुई इनकी भोजन वोजन के बारे में खोज जो हुई है, इससे एक बात ये पता चल सकती है कि मेसोफोटिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, उसके महत्व को हम रेखांकित कर सकते हैं। इनके संरक्षण संबंधी जो विचार होंगे, उन पर हम फोकस कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरतों पर बल दे सकते हैं। ठीक है, इस वजह से अब ये होता क्या है, अब ये मेसोफोटिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, एक नया शब्द जुड़ गया, इसी से संबंधित है, हॉक्सबिल से ही संबंधित है। क्या नाम है? मेसोफोटिक पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र है। इसका क्या मतलब है? अगर इसके बारे में देखें तो एक नया व्यापक रूप से अपनाया गया शब्द है, और इसका उपयोग जो किया जाता है, इस शब्द का जो उपयोग होता है, वो खास करके कोरल रीफ्स को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? मेसोफोटिक कोरल रीफ को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी हमको। सर क्या ये क्या है? बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं, इतना लिखे, मेसोफोटिक पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग यस सर। मेसोफोटिक कोरल रीफ को संदर्भित करने के लिए किया जाने वाला शब्द है। अब ये जो तंत्र है ना, ये मेसोफोटिक जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये कहाँ पाया जाता है? आप इसको लिख सकते हैं, ये उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, क्षेत्र में पाया जाता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और करीब 30 से 40 मीटर की गहराई पे, 30 से 40 मीटर की गहराई में पाया जाता है ये क्षेत्र, मेसोफोटिक पारिस्थितिक तंत्र। ओके, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 30 से 40 मीटर की गहराई में पाया जाता है। खास करके ये क्षेत्र आपको मिलेगा पश्चिमी हिंद महासागर में, पश्चिमी हिंद महासागर में पाया जाता है। खास करके ये भी आप लिख सकते हैं। ये क्या होती है मेसोफोटिक, जो एक शब्द है स्पेशल, ये क्या होते क्या हैं आखिर? ये भैया देखो, ये मूंगा की प्रजातियां होती हैं, स्पंज की प्रजातियां होती हैं, शैवालों की प्रजातियां होती हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे हम। ओके, तो मेसोफोटिक मतलब मूंगा भी है उसमें, स्पंज भी शामिल है, शैवाल भी उसमें शामिल है।
ओके, याद रखना इसको। और याद ये भी रखना है, जो मेसोफोटिक पारिस्थितिक तंत्र है ना, ये जलवायु परिवर्तन की स्थिति में कोरल और स्पंज के लिए आश्रय के रूप में काम करते हैं। किसके लिए काम करेंगे? कोरल और स्पंज के लिए। कब करेंगे भाई? जलवायु परिवर्तन के मामले में। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, ये स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य और संतुलन को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेसोफोटिक पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है ना, पता हो गया? इतना क्लियर हुआ आपको? यस सर। वेरी गुड। सर ये कहाँ पाया गया है कछुआ? पश्चिमी हिंद महासागर के क्षेत्र में पाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में, हाँ, ये कोई विशेष एरिया नहीं है इसका। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखना है, ये जो कछुए होते हैं ना, वैसे कछुए सभी होते हैं, लेकिन जो ये वाले कछुए होते हैं, हॉक्सबिल कछुआ होता है, इसकी क्या खूबी है? इसकी खूबी है, ये गहरे समुद्र तटों, जलमग्न चट्टानों में जाकर 6000 से अधिक दिन तक रह सकते हैं, ऐसा भी अनुमान है। ऐसा एक जो शोध किया गया उसमें ये बात भी सामने आई कि ये समुद्र तट से दूर कहीं जाके 6000 दिन तक लगातार वहां पे रह सकते हैं, मतलब गहरे समुद्र में रह सकते हैं इतना दिन तक। इनकी ये बात अलग इनको बनाती है। ठीक है ना, बात समझे? तो ये बात भी हमको याद रखनी है। और इसमें क्या देख लें, हाँ, एक चीज और, जीपीएस उपग्रह टैग का उपयोग किया गया था इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ओके, इनके घोंसला की जो खोज हुई है, इनकी जगह की जो खोज हुई है, चारागाह क्षेत्र की जो खोज की गई है, उसके लिए जीपीएस उपग्रह टैग का प्रयोग किया गया था। ये भी हमको याद रखना चाहिए थोड़ा बहुत। चलो, हॉक्सबिल के बारे में लिख लें, थोड़ा सा लिखना जरूरी है, लिख ही लेते हैं। चलो लिख लो। तो कछुए की प्रजाति है, ये सबको पता हो गया है ना। यस। इसको एक नाम है चमकदार समुद्री कछुआ भी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखें। जब चमकदार है तो कैसा रंग होगा? लाल हो सकता है, और कैसा हो सकता है? हरा भी हो सकता है। ओके, लाल और हरा भी हो सकता है। इनके चमकने की क्षमता कहां से आती है वो भी लिख लो। चमकने की क्षमता कहां से आती होगी भाई? ये आती है बायो फ्लोरेसेंस से। ठीक है, बायोफ्लोरेसेंस से इनके चमकने की क्षमता आती है। अब बायोफ्लोरेसेंस क्या होता है ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्पेलिंग दिख रही है ना बायोफ्लोरेसेंस की? जी सर। तो बायोफ्लोरेसेंस क्या होता है भाई, इसके बारे में लिख लो। तो बायोफ्लोरेसेंस ऐसे अंडरलाइन करके ऐसे ही करके लिख लेना। यह नीली रोशनी को अवशोषित करता है, नीली रोशनी को अवशोषित करता है मतलब सोखता है, और उसके बाद लाल, नारंगी, हरा रंग को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये याद रखना, बायोफ्लोरेसेंस क्या करता भाई? नीली रोशनी को अवशोषित कर लेता है, फिर उसकी जगह पे ये अलग अलग रंगों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, लाल, नारंगी, हरा। ये पहला ऐसा कछुआ होगा जिसमें ये बायोफ्लोरेसेंस का गुण पाया जाता है। एक पहला कछुआ है, चाहे तो लिख सकते हैं
पहला कछुआ है ये जिसमें ये गुण पाया जाता है। ओके, अब बायोफ्लोरेसेंस है ना, तो बायोफ्लोरेसेंस का गुण और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी लिख लो। दो चीजों में, मछलियों में भी पाया जाता है, मूंगा में भी पाया जाता है। ओके, ठीक है। ये जो कछुआ है ना, इसकी लंबाई जो वयस्क हो जाता है, जब वयस्क कछुआ होता है, इसकी लंबाई 3 फीट होती है और वजन होता 80 केजी का। बाप रे। कहाँ पाए जाते हैं हॉक्सबिल कछुए, मिलते कहाँ कहाँ हैं? अभी तो हमने पश्चिमी हिंद उष्ण महासागर, कटिबंधीय। हाँ, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, अरे वहां पे वो नहीं पाया जाता, ये मेसोफोटिक क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। बात समझे? मेसोफोटिक पारिस्थितिक रेंज पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहां पर इसकी खोज हुई है, इसके परिस्थिति की खोज की गई थी। हॉक्सबिल कछुआ कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको पश्चिमी हिंद महासागर देखने को मिलेगा ही, आपको अटलांटिक में भी देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर, आपको प्रशांत में भी देखने को मिलेगा ये, और साथ में हिंद में भी देखने को मिलेगा, मतलब तीनों महासागरों में, है ना। इसमें एक तेज घुमावदार चोंच होती है, इसकी चोंच हम सब ने देखी है, चोंच आप देख सकते हैं कैसे लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कि अगर आप इनका अगर मुख्य आहार आप लोग देखेंगे तो इनका मुख्य आहार है स्पंज। स्पंज जो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, ठीक है, अभी हमने बात की थी मेसोफोटिक पारिस्थितिक रेंज की बात की थी, यस सर। स्पंज की स्थिति, तो स्पंज इनका मुख्य आहार होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो कछुए होते हैं ना, ये स्पंजों की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं, मतलब स्पंज को खाते रहते हैं, स्पंज की संख्या बढ़ने नहीं पाती है, मतलब उनके आबादी को नियंत्रित करते हैं, है ना, जैव विविधता को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, याद रखना ये चीजें। इनको खतरा भी है तो जलवायु परिवर्तन से है, आवास विखंडन, सबके लिए वही समस्या है, तो इनके लिए भी वही समस्या है। इनकी प्रयास, जो संरक्षण के प्रयासों की बात करें तो इनको संरक्षित किए जाने का वैश्विक प्रयास जारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ठीक है। एक आप देखेंगे, इनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, इनके संरक्षण की अगर बात कर रहे हैं तो एक जगह है सोलोमन द्वीप, सोलोमन द्वीप, यहां पर कुछ स्पेशल किया गया है। यहां पर एक जगह है, उसका नाम है अर्नवोन, अर्नवोन द्वीप, सोलोमन द्वीप समूह पर एक है अर्नवोन द्वीप, उसको पूरी तरह से संरक्षित किया गया है हॉक्सबिल कछुआ के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है, ठीक है ना। अबू धाबी में भी इनके संरक्षण के प्रयास किए गए, समुद्री कछुओं के खास करके, तो समुद्री कछुओं के संरक्षण के प्रयास जो अबू धाबी में किए गए हैं, अबू धाबी में पर्यावरण एजेंसी ने 1999 में समुद्री कछुओं पर शोध, निगरानी, सुरक्षा जारी कर रखी है। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। और ध्यान रखना है, जो हॉक्सबिल कछुए होते हैं, अरब की खाड़ी के पानी में महत्वपूर्ण भोजन क्षेत्र और गर्मी के महीनों के दौरान गर्म उथले पानी से ठंडे गहरे, मतलब यहाँ पे इनके प्रवास के पैटर्न की खोजबीन जारी है, ठीक है। आईयूसीएन में कहाँ पे है ये? आईयूसीएन ने किस गंभीर रूप से विलुप्त। हाँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड रूप से। अब इसमें देखिए कछुओं की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं, जैसे एक है लॉगर हेड समुद्री कछुआ, लॉगर हेड समुद्री कछुआ होता है। ये लॉगर हेड समुद्री कछुआ क्या होता है? चींटी की आवाज आ रही है। हाँ, तो एक हमने अभी जो बताया लॉगर हेड, इसके बारे में लिख लो, तो लॉगर हेड समुद्री
कछुआ। क्या है ये? इसको देखो, ज्यादा कुछ लिखाएंगे नहीं, कछुआ की प्रजाति है, सबको पता है। इनका जीवन ज्यादातर जो होता है, इनका ज्यादातर जीवन खारा पानी समुद्र तट के पास में बीत जाता है। आयुसीएन में लिख लेना, आयुसीएन में ये असुरक्षित, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो असुरक्षित है। दूसरा है, और इसका आज ज्यादातर जीवन कहां बीतता है? खारा पानी में, समुद्र तट के पास में। एक दूसरा है लेदर बैक टर्टल, लेदर बैक टर्टल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चमड़े की पीठ वाला कछुआ, ठीक है। समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। ये चयापचय के द्वारा ऊष्मा, जो इसके चयापचय से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी का प्रयोग करता है, और शरीर के उच्च तापमान को बनाए रखता है। अपने चयापचय से जो तापमान उत्पन्न होता है उसी का प्रयोग करके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। आयुसीएन में इसको गंभीर रूप से लुप्तप्राय, गंभीर रूप से लुप्तप्राय आयुसीएन में इसको रखा गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया है। एक होता है हरा कछुआ। हरा कछुआ क्या है भाई? हरा कछुआ, इनकी जो उपास्थि होती ना, उनका रंग होता है हरा, और उपास्थि के हरे रंग होने के होने के कारण इनको हरा कछुआ कहा जाता है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जल दोनों में पाए जाते हैं। आयुसीएन में ये किसमें शामिल हैं? तो लुप्तप्राय में शामिल हैं, लुप्तप्राय एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल हैं, ठीक है। बात क्लियर है? याद रखना इसको भाई। उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं, उपास्थि का रंग हरा होता है, इसलिए इनका नाम भी रखा गया। एक और कछुआ है ओलिव रिडले, जिसके बारे में हम बहुत पहले बताए भी हैं, कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। ओलिव रिडले कुछ कछुए जो अंडा देने के लिए हमारे यहाँ 2 क्षेत्रों को सुरक्षित किया गया है। एक तो आपका कौन सा है? गहिरमाथा, और दूसरा कौन सा है? उड़ीसा के 2 क्षेत्र हैं, है ना। एक शब्द आपको नया मिला, अरीबदा, लिख लीजिए चाहे तो, अरीबदा। अरीबदा क्या है? सामूहिक घोंसला होता है इनका, उसके लिए ज्यादा फेमस होते हैं ओलिव रिडले कछुए। ओके, अंडे देने के लिए समुद्र तट की ओर कूच करते हैं, और जगह चुनते हैं कौन सा? उड़ीसा का तट हमारा, और उड़ीसा में भी कौन सा एरिया है? गहिरमाथा। हालांकि आप देखेंगे तो ये प्रशांत में भी पाए जाते हैं, हिंद महासागर में तो मिल ही रहे हैं, अटलांटिक में भी पाए जाते हैं। एक चीज और याद रखना है, ये जो कछुए हैं ना, ये मांसाहारी होते हैं। ओलिव रिडले क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। अरीबदा क्या है भाई? अरीबदा किससे संबंधित है? तो ओलिव रिडले कछुए के सामूहिक घोंसले से। घोंसले से संबंधित है ना। आयुसीएन में इनको कौन सी श्रेणी में रखा गया? वल्नरेबल, वल्नरेबल की श्रेणी में इनको रखा गया है, ठीक है। ये इतना सारा इसके बारे में हो गया है, मामला सब निपटा दिए। ओके, गरीब कैदियों को सहायता के लिए एक योजना तैयार की गई है, जिसमें 20 करोड़ रुपए वार्षिक फंड की घोषणा हुई है। केंद्र सरकार ने किया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। सबसे दूसरी बड़ी बात तो यह है कि ये जो जेल है वो राज्य सूची का विषय होता है, हमको ये पता होना चाहिए। और याद रखना, इस योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी, गृह मंत्रालय के द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है एनसीआरबी को। एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी को क्या बोलते भाई? एनसीआरबी को
नोडल एजेंसी आपकी कौन सी है इसके लिए? तो नोडल एजेंसी का नाम है आपके एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसको केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है सिर्फ इसलिए कि ताकि गरीब लोग जो कैदी होते हैं उनकी सहायता कैसे की जाएगी, जो कि एक योजना के रूप में स्थापित है। गृह मंत्रालय के द्वारा 20 करोड़ रुपए वार्षिक बजट की घोषणा भी होगी, हर साल भर में 20 करोड़ रुपए इनको आवंटित किया जाएगा। जेल आपके राज्य सूची का विषय है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना सारा इसमें ध्यान रखना है थोड़ा। इस योजना में एक चीज और याद रखना कि राज्य स्तर पर एक निरीक्षण समिति का भी गठन किया जा सकता है, जो जांच पड़ताल करेगी भाई कौन कैसा क्या काम कर रहा है, सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बाकी सब चीजें ठीक ठाक है। ओके, ये याद रखना है। चलो ठीक है, आगे बात करेंगे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बात करेंगे, इसके बारे में लिख लिया जाए थोड़ा सा। ये आज का नया टॉपिक है आपका, मामलों की कैबिनेट समिति। इसको इंग्लिश में CCEA बोलेंगे, CCEA। कौन है ये? एक तो पहली बात तो ये मंत्रिमंडलीय समिति है, आपको याद रखना चाहिए कि मंत्रिमंडलीय समिति है। मंत्रिमंडलीय समिति कैसी है? आर्थिक मामलों पर निर्णय लेने वाली, आर्थिक मामलों पर निर्णय लेने वाली एक मंत्रिमंडलीय समिति होती है। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, याद रखना। और याद रखना ये जो समिति है, इस समिति में विभिन्न मामलों के कैबिनेट मंत्री होते हैं इसमें शामिल। विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री इस मंत्रिमंडलीय समिति में शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। और अब इसके महत्वपूर्ण काम, इसके काम क्या क्या है भाई? काम लिख लो, काम क्या है इसका? आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, क्या है? ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करना, ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करना। संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग की व्यवस्था करना। देश में आर्थिक रुझानों की समीक्षा करना। अगला लास्ट पॉइंट है विनिवेश, विनिवेश से संबंधित, विनिवेश से संबंधित मुद्दों पर विचार करना। एक चीज और याद रखना, इस आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है, इसने चीनी सीजन मतलब चीनी वाला जो मामला, गुड़ पेराई वाला जो मामला चलता ना, गन्ना पेराई का, उस समय में 2024-25 के लिए FRP घोषित किया है। अब FRP क्या है? FRP क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो FRP क्या होता है? ये होता है उचित और लाभकारी मूल्य, उचित और लाभकारी मूल्य, इसको बोलते हैं FRP। ध्यान रखना, किसके लिए हुआ है? चीनी सीजन के लिए। किसने जारी किया है, घोषित किया है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किया है। ठीक है ना? सीजन के लिए सुझाव दिया है गन्ना मूल्य में तो 340 रुपया प्रति क्विंटल, ये रेट तय किया, 340 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट फिक्स किया कि इतना होना चाहिए। ठीक है, और ये भी याद रखना FRP है, ये MSP नहीं है, FRP है। ठीक है ना? लिख लो, वह न्यूनतम मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर चीनी किसानों को, सॉरी, चीनी मिल, एक मिनट, चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। ठीक है, गन्ना खरीदना होता है। ओके, ये जो FRP है ना, कौन सी समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये जो FRP है, ये रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। रंगराजन समिति रिपोर्ट पर आधारित है।
अब ये जो रंगराजन समिति थी, ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी भाई, रंगराजन समिति क्यों बनाई गई? तो गन्ना उद्योग के पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी। इसका जो भुगतान किया जाता है, इसका जो भुगतान होता है, वो भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम EAC, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है। अब याद रखना है, क्योंकि किसान तो सभी लोग लगभग होंगे, सभी के घर वाले किसान होंगे। तो चीनी मिल क्या करती है, जो जब गन्ना खरीदती है ना, जिस दिन गन्ना खरीदा जाता है उसके 14 दिन के अंदर अंदर उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर मान लीजिए चीनी मिल ने भुगतान को 14 दिन के अंदर नहीं कर पाया, 14 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं कर पाती है चीनी मिल, तो उसको क्या करना पड़ता है, 15% प्रति वर्ष के हिसाब से उस पर ब्याज लगने लगता है। ठीक है ना। FRP अभी स्टार्ट हुआ है। 2009 तक की हालत क्या थी? 2009 से पहले की हालत थी कि 2009 से पहले वैधानिक न्यूनतम मूल्य दिया जाता था किसानों को, गन्ना किसानों को। इसको हम बोलेंगे SMP। 2009 से पहले SMP दिया जाता था, उसके बाद FRP शुरू हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसका निर्धारण कौन करता है? FRP का निर्धारण कौन करता है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो CACP मतलब कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। ठीक है ना। हर साल कृषि लागत मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। फिर कृषि किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय भी है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। CACP कौन से मंत्रालय में आता है? कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। ओके, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। MSP जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, ये याद रखना चाहिए। एक प्रकार की ये गारंटी होता है सरकार की तरफ से किसानों के लिए कि भैया इससे नीचे हम फसल नहीं खरीदेंगे, चिंता मत करो। किसान भी खुश, सरकार भी मस्त। ठीक है। अगर बाजार में फसल की कीमत गिर भी जाए तब भी सरकार पाबंद है उस बात के लिए कि भैया हम फसल उसी रेट पे खरीदेंगे। ये भी बात याद रखना। ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने आ भी सकता है कि बाजार में जब मूल्य गिर जाए तो क्या सरकार अपना पैतरा बदल सकती है? नहीं बदलेगी भाई, सरकार लेगी, उसी तय कीमत पर खरीदेगी। ठीक है, क्योंकि ये गारंटी पेपर है सरकार द्वारा जो दिया गया है किसानों को। और याद रखना, इसको निर्धारित किया जाता है बुआई के दौरान। गेहूं का सीजन आया, रबी की फसल की बुआई शुरू हुई, उसी समय निर्धारित कर दिया गया। खरीफ की फसल आई, उसी बुआई के समय निर्धारित कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? तो बुआई के दौरान निर्धारित होता है, तय कर दिया जाता है। ठीक है। और याद रखना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, MSP का प्रमुख उद्देश्य है कि फसल की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर उनको नुकसान से बचाना है तो हमको MSP तय करना पड़ेगा। ठीक है। तो किसानों को क्या है कि मतलब गारंटी टाइप में भाई, कुछ भी कैसी भी स्थिति आए, आपकी फसल उतने पे खरीदी जाएगी, तो बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ध्यान रखना, खरीफ और रबी की फसलों पर जारी होता है, जायद की फसल पे नहीं आता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बात कर लें तो कमर्शियल फसल पे जारी किया जाता है। ठीक है। 23 फसलों पे है, और 23 फसलों में आपको पता होना चाहिए 7 प्रकार के अनाज हैं। इसमें अनाज कौन कौन से हैं? तो आपका ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ, रागी। दाल भी है, 5 प्रकार की दालों पर है ये। मूंग, अरहर, चना, उड़द, मसूर। तिलहन है, 7 प्रकार की तिलहनी बात हुई है, तिलहनी फसलों की बात हुई। तो उसमें सोयाबीन आएगा, कुसुम आएगा, मूंगफली आएगा, तोरियां, सरसों आएगा, तिल आएगा, सूरजमुखी, नाइजर बीज भी इसी में शामिल होगा। फिर आएगी 3 कमर्शियल फसलें आएंगी। 3 कमर्शियल फसल कौन कौन सी है? कपास, खोपरा, कच्चा जूट। खोपरा क्या होता है पता है? MSP पहली बार कब जारी हुआ था? तो पहली बार जारी हुआ है 1966-67 में। ये भी आप देख लीजिए। ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं सर वो C2 क्या बताए थे और +50 क्या बताए थे, कुछ नहीं बताए थे। हम सिंपल सा कह रहे हैं जितना हमारा खर्चा हो रहा है उस पर 50% और हमको चाहिए, बात खत्म है। यही सिफारिश रही है। ठीक है जी सर। हाँ, यही इतना ध्यान रखना। लेकिन सर गवर्नमेंट तैयार नहीं होगी। एक होता है A2, एक होता है C2, दोनों में अंतर क्या है?
अब देखो, A2 मतलब होता है जो किसान जब उत्पादन कर रहा था तो उसमें बहुत सारी चीजों को यूज किया था। किसका किसका यूज किया? बीज का यूज किया, खाद का यूज किया, कीटनाशक दवाओं का यूज किया, मजदूरी लगी, है ना भाई। ट्रैक्टर फैक्टर चलाया होगा, सिंचाई उचाई किया होगा, तो डीजल पेट्रोल नहीं लगेगा उसमें, वो भी लगा होगा। तो ये क्या है? ये सब आ जाएंगे A2 के अंदर में। बात समझे? A2 के साथ एक शब्द और सुनेंगे, FL। FL, FL क्या है फिर? FL मतलब होता है कि जो परिवार के सदस्य लोग हैं ना, A2 तो रहेगा, जितना कुछ है वो रहेगा, उसके साथ साथ परिवार वाला मामला, भैया कितना लोग, परिवार का कितना सदस्य उसमें लगा हुआ था, वो हो गया। A2 हो गया, FL हो गया। अब बचा कौन सा? C2। तो C2 क्या है? सब कुछ ठीक है, A2 भी जुड़ गया, FL भी जुड़ गया, उसके साथ साथ जमीन। मान लीजिए आपने अपनी जमीन पर खेती तो किया, तो ठीक है, आपकी जमीन रही, अचल संपत्ति है वो आपकी। मान लीजिए आपने किसी से किराए पर जमीन ले ली थी, भैया हम खेती करेंगे आपकी जमीन पे, आपको इतना देंगे, तो उसको भी शामिल किया जाएगा फिर। बात समझ रहे ना? मतलब बोला जाए, जब C2 की बात आएगी तो उसमें अचल संपत्तियों पर खर्चा देखा जाएगा। बात समझे? जब A2 की बात आएगी तो उसमें खर्चा आएगा, बीज के रूप में, खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में, मजदूरी के रूप में, ईंधन के रूप में। अरे भाई ट्रैक्टर चलाएगा ना। और जब FL भी आ जाएगा तो उसमें परिवार वाला मामला। FL मतलब फैमिली, ऐसे समझो ना, ये हो गया फैमिली आपका। A2 A1 तो है नहीं, A2 है। A2 मतलब क्या है? भैया काम करेगा नहीं सब लोग, पैसा खर्च होगा उसमें। बात समझे? वर्तमान में क्या किया जाता है कि इसमें C2 नहीं शामिल है, C2 नहीं शामिल है, बाकी A2 शामिल है और FL शामिल है, बस यही इतना शामिल है। इसको शामिल करने की बात चल रही है कि इसको भी शामिल कर दो भाई। कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024 क्या है ये? इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन लिख लो। उद्घाटन किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा। इसका जो आयोजन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो एक आयोजन होता है, सैन्य अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास है, नाम है उसका मिलन। मिलन 2024 के भाग के रूप में आयोजन किया गया है इसका। ठीक है। अब समुद्री सम्मेलन है तो जाहिर सी बात समुद्री गतिविधियों में सुधार लाने, उसमें जो चुनौतियां आ रही हैं उनको सही करने से संबंधित होगा। ठीक है। आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, जलवायु परिवर्तन शमन, नीली अर्थव्यवस्था पहल, समुद्र आधारित बुनियादी ढांचे, सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है। इसकी थीम लिख लो, थीम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। तो महासागरों में साझेदार, साझेदार सहयोग, तालमेल, विकास। हमने जो मिलन की बात की थी, हमने मिलन के बारे में पहले ही बात कर रखा है फिलहाल। मिलन नौसेना अभ्यास है, आपको याद रखना चाहिए। नौसेना अभ्यास भाई, नौसेना अभ्यास है, 12वां संस्करण है। इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है। 50 से ज्यादा देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। ओके। और याद रखना, ये जो मिलन 2024 है, ये द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक। 50 से ज्यादा देशों ने इसमें भाग लिया है और विशाखापत्तनम में हुआ है, 12वां संस्करण रहा है। ठीक है। सर जम्मू कश्मीर में। JNK में हुआ है। याद रखना, चौथा संस्करण है ये, चौथा संस्करण है। 21 से 25 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ। इसका शुभंकर क्या रहा है? स्नो लेपर्ड, है ना, स्नो लेपर्ड इसका शुभंकर रहा है। 20 राज्यों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। इसमें कौन कौन से खेल हुए हैं? स्नो बोर्डिंग हुई है, पहली बात तो स्नो बोर्डिंग, अल्पाइन स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग है, ये नॉर्डिक स्कीइंग भी है, नॉर्डिक स्कीइंग भी है, स्नो पर्वतारोहण भी है। ये कुछ खेलों का आयोजन इसमें किया गया है। ठीक है, ठीक भाई, ये हमको याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी ध्यान रखना, तो गुलमर्ग नाम याद रखना,
गुलमर्ग में, ये भी थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। ठीक है। और एक चीज और इसमें ध्यान रख सकते हैं, ये इसका इसके दो भागों का आयोजन हुआ है। ठीक है, इसमें दो भाग हुए, इस वाले खेल में दो भाग हुए। पहला लद्दाख में हुआ है, पहला लद्दाख में हुआ 2 से 4 फरवरी के बीच में, और दूसरा JNK में हुआ। ठीक है, 2 से 6 फरवरी के बीच में, सॉरी, पहला लद्दाख में, दूसरा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नहीं होना है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के चौथे संस्करण का आयोजन 2 भागों में आयोजित, चौथा संस्करण 2 भागों में आयोजित किया गया। पहला भाग लद्दाख में 2 से 6 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ, और दूसरा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया 21 से 25 फरवरी के बीच में। इसका शुभंकर रहा है स्नो लेपर्ड। इसमें खेल रहे हैं स्नो बोर्डिंग, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो पर्वतारोहण, ये सारे इसमें गेम है। क्या भाई, कौन सी जगह चुनी गई है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, पूरे आंध्र प्रदेश में तो होगा नहीं, है ना। ये आंध्र प्रदेश में कहीं एक जगह होगी, तो उस जगह का नाम है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। अब पूरे विशाखापत्तनम में तो है नहीं, क्योंकि विशाखापत्तनम बहुत बड़ा जिला है। तो विशाखापत्तनम में एक जगह है पुदीम दका, यहीं पर हुआ, यहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले के पुदीम दका नामक स्थान पर इसका निर्माण किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा भैया? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ठीक है ना, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के द्वारा किया जाएगा। ओके, यहां से क्या क्या होगा, कितना उत्पादन किया जाएगा? तो 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यहां से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, आपको ये याद रखना चाहिए। अब क्यों किया जाएगा? नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी के साथ साथ विश्व स्तरीय इकोसिस्टम का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इसमें क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइजर, ईंधन सेल विनिर्माण, ये चीजें चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग। सिर्फ ऊर्जा उत्पादन ही नहीं, इसमें बहुत सारे काम होंगे, लिख लो। इलेक्ट्रोलाइजर और ईंधन सेल विनिर्माण, ईंधन सेल विनिर्माण, संबंधित सहायक उद्योग, परीक्षण सुविधा, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, हरित मेथनॉल का उत्पादन के साथ साथ निर्यात भी शामिल होगा। ठीक है ना, ये बात। गोंडा जिला, सरजू नदी, गोंडा जिला सरजू नदी। सरजू के बारे में याद रखना, घाघरा की सहायक है ये, है ना, घाघरा की सहायक है। सरजू में ही क्यों बनाया जा रहा भाई? सरजू में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारत की यह एकमात्र ऐसी नदी है कि जहां पर कछुओं की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। बात समझे? ठीक है, चलो, बस इसमें और तो कुछ नहीं ध्यान रखना। एक चीज और दिख रहा है, जैसे घाघरा नदी की बात कर रहे थे ना, घाघरा नदी, तो जो घाघरा नदी है ना, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बलिया और छपरा के बीच में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, बलिया और छपरा के बीच में। इसकी कुछ सहायक नदियां, घाघरा की एक सहायक नदी हमने देख लिया, सरजू। उसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई? लिख लीजिएगा, कुआना, राप्ती, छोटी गंडक, ये 3 नदियां भी घाघरा की सहायक हैं। ठीक है ना, हो गया। छापामारी वाला मामला आया सामने, ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में छापामारी हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, ठीक है, उनके घर पे छापा वापा पड़ा है, इससे संबंधित, कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित। किरू के बारे में याद रखना है, किश्तवाड़ जिला में है, चिनाब नदी पर है, लिख लो, किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी, रन
ऑफ द रिवर योजना है, याद रखना ये भी, रन ऑफ द रिवर योजना है ये। 2009 में, सॉरी 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, 25 में पूरा होने की इसकी पूरी उम्मीद है। इससे बिजली की पहुंच आसान हो जाएगी दूर दराज के क्षेत्रों में। और इसका जो विकास हो रहा है, इसका विकास कैसे हो रहा है, तो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, ठीक है, इसके तहत इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, क्या नाम है, NHPC, इसकी 49% भागीदारी है, ठीक है, 49% भागीदारी, सॉरी एक मिनट रुकिए, ऐसे लिख सकते हैं, भागीदारी लिख लो एक तरफ, NHPC 49% है ना। जम्मू कश्मीर का कितना भाई, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन, स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसकी कितनी है, 49%। तो एक और कोई है क्या, पावर ट्रेंडिंग कारपोरेशन, इसकी कितनी है, तो 2%, ठीक है ना। इन तीनों की भागीदारी इसमें शामिल है भाई, इन तीनों के सहयोग से इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। और चिनाब नदी के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, चंद्रभागा का संगम है ये, सतलज नदी से पाकिस्तान में मिलती है। चिनाब पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, सलाल के बारे में पढ़ा होगा, दुलहस्ती और पाकलदुल, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम सब नहीं देखेंगे, ओके। चलो ये हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बता दीजिए, किसी को अगर डाउट है तो बिल्कुल बोल देना हमसे। इससे संबंधित एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम लिख सकते हैं हम, DPI ऑफ इंडिया, DPI ऑफ इंडिया एक्सेलरेटिंग इंडियाज डिजिटल इंक्लूजन शीर्षक है ये, रिपोर्ट का शीर्षक है, मतलब इसी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा की गई है, जारीकर्ता कौन भाई, जारीकर्ता दो संस्थाएं हैं, एक तो है नैस्कॉम है, और दूसरा कौन है, आर्थर डी लिटिल, ये दोनों कंपनियां हैं, इन दोनों ने मिलकर जारी किया है ये रिपोर्ट, शीर्षक से, इसी शीर्षक से इन्होंने जारी किया हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसी उम्मीद लगाई गई है कि 2030 तक जो हमारा सार्वजनिक ढांचा है, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में सक्षम होगा। इसमें बताया गया है वर्तमान समय में 30 से अधिक देश, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि 30 से अधिक देश ऐसे हैं जो सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में यूपीआई और आधार जैसे भारत के डीपीआई को या तो अपना रहे हैं या फिर लागू करने की योजना बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है, ठीक है। मतलब एक चीज, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा होता क्या है, अब देखिए, डीपीआई हमने लिखा था ना, यहां पे लिख लो, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा क्या होता है, ये देखेंगे ना तो ये कई सारे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों का एक संग्रह होता है। इसमें आप देखेंगे तो आधार, इसमें आधार लिख सकते हैं, डिजिटल लॉकर, डिजी यात्रा और यूपीआई, ये इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है, ओके। इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं,
देखो फायदा नुकसान हो तो ठीक है, लेकिन चुनौती भी है, और चुनौती सबसे बड़ी क्या है कि जो आपसी सामंजस्य है ना उसकी कमी है। आपसी सामंजस्य की कमी होने के नाते इसको उतना अच्छे से बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चुनौती के रूप में क्या लिख सकते हैं? आपसी सामंजस्य में कमी, सामंजस्य में कमी। किसके सामंजस्य में? मंत्रालय जो है सभी, ठीक है, मंत्रालयों के सामंजस्य में कमी है। दूसरी बात, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम डाटा की उपलब्धता में समस्या है। इसके अलावा पसंदीदा भाषा में पहुंच की बाधा। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल साक्षरता में कमी भी तो है ना? साक्षरता में कमी। एक है डैम सेल्फली की नई प्रजाति खोजी गई है। डैम सेल्फली की नई प्रजाति खोजी गई है। ये क्या है? बचपन में अभी इसकी खोज हुई है। कहां पे हुई है? तिरुवनंतपुरम जिला में हुई है। तिरुवनंतपुरम में जगह का नाम है पोनमुडी पहाड़ी। पोनमुडी पहाड़ी पर खोजी गई है ये प्रजाति। ठीक है, अब तिरुवनंतपुरम कहां है ये नहीं बताने की जरूरत है, केरल में है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, ये पश्चिमी, अब ये जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी जो पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी सिरे पर, कहां पे है पहाड़ियां? पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी सिरे पर देखने को मिलेंगी। अगस्त्य मलाई का हिस्सा है ये जो पोनमुडी पहाड़ी है। किसका हिस्सा है भैया? अगस्त्य मलाई का हिस्सा है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब ये जो तितली है ना, ये डैम सेल्फली जो है, ये किस समूह से संबंधित है? इसके समूह का क्या नाम है? वो समूह का नाम लिख लो। समूह का नाम है बंबू टेल्स समूह से संबंधित है। ओके, इसका जो नई प्रजाति खोजी गई है, इस नई प्रजाति का नाम क्या है? तो डैम सेल्फली की नई प्रजाति खोजी गई ना, तो डैम सेल्फली पहले से मौजूद थी, उसी की एक दूसरी प्रजाति आई है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लिफ साइड। अरे क्लिफ साइड बंबू टेल। ठीक है, इसको दूसरा नाम बोले तो फाइलोनुरा रूपेस्ट्रिस। ये इसका नाम है। अब इसका देखिए पेट लंबा है, इसका पेट बड़ा लंबा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। और बांस के डंठल जैसी दिखती है। इसका पेट हमने देखा था ना, अभी कहां गया? ये पेट इसका देख रहे हैं कितना लंबा सा दिख रहा, नहीं? इतना लंबा सा पेट है इसका, और बांस के बिल्कुल डंठल जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बंबू टेल्स भी है और क्लिफ साइड नाम भी है। ठीक है ना, तो ये भी हमको याद रखने की जरूरत है। अब याद रखना इसकी उपस्थिति पालघाट जो दर्रा हमारा है उसके उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी और शरावती घाटी के बीच में देखा गया है। कहां पर देखा गया है इसको? नीलगिरी पहाड़ी शरावती घाटी के बीच में, पालघाट दर्रा के आसपास। ओके, ये जो है क्या बोलते हैं, चट्टानों के ऊपर बहने वाली मौसमी लहरों में काई के बिस्तर पे अंडा देती है। काई के जो बिस्तर बने होते हैं उन पे अंडा देती है। ये जो एक चीज और इसमें देखेंगे, इनका जो व्यवहार होता है ना, व्यवहार थोड़ा सा अलग है। एक दूसरी प्रजाति है इसी की, डैम सेल्फली की एक दूसरी भी प्रजाति है, उसका नाम है मिरिस्टिका बंबूटेल। मिरिस्टिका जो बंबूटेल होती है ना, वो नदी तट के पेड़ों की सतह पर उनकी जड़ों पर जाके अंडा देती है। लेकिन ये जो अपना क्लिफ साइड बंबूटेल है, ये कहां अंडा देती भाई? चट्टानों पर जो आपको मिलता है काई बिछी होती है उसके ऊपर अपना अंडा देती है। ठीक है ना, आपको ये भी याद रखने की जरूरत है। और इसमें मिरिस्टिका बंबूटेल के बारे में इतना ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है, बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ, इसके बारे में एक चीज और याद रखेंगे, IUCN मतलब संरक्षण के मामले में देखा जाए, संरक्षण के मामले में देखें
तो IUCN की कौन सी लिस्ट में शामिल है ये? ऑलमोस्ट डेंजर की लिस्ट में है, ठीक है, लगभग खतरे में शामिल है ये, ऑलमोस्ट डेंजर, ठीक है, IUCN की इस लिस्ट में शामिल है। बाकी देखो हमने बता ही दिया पोनमुडी। पोनमुडी के बारे में क्या जानते हैं? पोनमुडी जो पहाड़ी है पेरिंगमला पेरिंगमला में है, तिरुवनंतपुरम जिला में पेरिंगमला में है। और इसके बारे में एक चीज और याद रख सकते हैं, ये पहाड़ी 1100 मीटर ऊंची है, ठीक है, लगभग 3600 फीट की मान चलिए, इतना ऊंचा पे है। ये पहाड़ी लिख लीजिए तो जैव विविधता से समृद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां पर कहाँ गया पोनमुडी जो पहाड़ी है, इसके पास की बात कर रहे हैं, इसके पास में एक है गोल्डन हिल। गोल्डन हिल यहीं पे पाई जाती है, इसी को गोल्डन पीक भी बोला जाता है, वो भी यहीं पे मौजूद है। और यहाँ पर ना उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, हो गया भाई? यस सर। ये भी हमको याद रखना है। मिलन के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को कि नौसैनिक अभ्यास है ना। मिलन 2024 क्या है? नौसैनिक अभ्यास है। ऊपर हमने बताया था इसके एक भाग के रूप में किसी चीज का आयोजन किया गया, उसका नाम क्या था? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, किसी को याद हो तो बता दो। अनन्या, किसी को भी? अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण। तो ये 12वां संस्करण है भाई, नौसैनिक अभ्यास है, विशाखापत्तनम में हुआ है, आपको याद रखना है, विशाखापत्तनम में हुआ है, पत्तनम है भाई। इसमें करीब 51 देशों की सेनाएं शामिल हुई हैं, 51 देशों की सेनाएं शामिल हुई। नौसैनिक अभ्यास है तो नौसेना शामिल होगी भाई, ध्यान रखना है। इसमें इसकी जो थीम रखी गई, थीम याद कर लो, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी इसकी थीम रही है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है? सौहार्द, है ना, सामंजस्य, अभी ये सब बताए हैं ऊपर ही, सहयोग, ये इसका थीम रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का थीम भी इसी से कुछ मिलता जुलता है ना। द्विवर्षीय है, आपको हम पहले बता चुके हैं, द्विवर्षीय है ये। और कब से चल रहा है ये 1995 से शुरू हुआ है। 1995 में सिर्फ 4 देशों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, वर्तमान इसमें 51 देश शामिल हो चुके हैं। 1995 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था, है ना, ठीक है भाई।